मेरा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 170 से 180 के बीच में रहता है। क्या मुझे वेट उठाने वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? मेरे हार्ट की पंपिंग 25% रह गई है। क्या मैं जॉगिंग कर सकता हूँ? आते तो होंगे मन में ये सवाल। चलिए जानते हैं इस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्ट एंड हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में, ये कैसे होती हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, क्या इलाज होते हैं इनके, और इसके अलावा हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़े हुए अलग अलग और भी इश्यूज़ के बारे में। तो भैया ऐसा है, ज़रा अपना जिम इमेजिन करो। जिम में क्या क्या देखने मिलता है? ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लोग, वेट उठाते हुए लोग, सेल्फी लेते हुए लोग। थर्ड वाले के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए फोकस करते हैं पहले दो टाइप के लोगों पे। तो रफली दो टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं। नंबर 1, डायनेमिक एक्सरसाइज। डायनेमिक एक्सरसाइज को लोग प्यार से आइसोटोनिक एक्सरसाइज, एंड्योरेंस एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हमारे लिम्स तो मूव करते हैं लेकिन मसल्स की लेंथ चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग और स्विमिंग। और दूसरे टाइप की एक्सरसाइज होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसके घर का नाम एनारोबिक एक्सरसाइज और स्कूल का नाम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। क्या होता है इसमें मसल्स की लेंथ तो चेंज होती है पर लिम्ब में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है लेग रेस या वेट लिफ्टिंग। अब इन एक्सरसाइजेस का हमारे हार्ट पे क्या असर पड़ता है? राजीव का वज़न 105 किलो था। उन्हें रिसेंटली पता चला था कि उन्हें डायबिटीज़ है और साथ में ऊपर का ब्लड प्रेशर 150 के आसपास रहता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल थोड़ी डिरेंज थी। जब भी हमारे यहाँ पे लोगों को पता चलता है कि उन्हें शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले कहाँ भागते हैं? जिम। क्या करने? एक्सरसाइज। उसके पहले कोई भी साला बॉदर नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली, बट कोई भी नहीं बॉदर करता। तो केबीसी का 1 करोड़ का क्वेश्चन ये है, क्या वेट लिफ्टिंग और जॉगिंग करने से राजीव को एक जैसे इफेक्ट्स मिलेंगे? नोप्स। तो दोनों ही टाइप की एक्सरसाइजेस का हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ही डिफरेंट टाइप का इफेक्ट होता है। पहले बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस की। एरोबिक एक्सरसाइजेस से हार्ट से जो 1 मिनट में ब्लड निकलता है उसकी क्वांटिटी 4 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट रेट, ये आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा। आजकल रनिंग कर रहा हर बंदा अपने पास अपनी जो चतुर घड़ी लिए घूम रहा है या स्मार्ट वॉच लिए घूम रहा है, उससे हर कोई अपना हार्ट रेट 10-10 सेकंड पे मॉनिटर करता ही रहता है, देखता ही रहता है। जब भी हम किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी में एंगेज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मली बढ़ता है। कितने तक हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है? तो इसका रफ सा एक फॉर्मूला है, 220 - एज। इतने तक हार्ट रेट बढ़ना एक्सरसाइज के साथ, एरोबिक एक्सरसाइजेस के साथ एक नॉर्मल फिनोमेना है। ब्लड प्रेशर, तो क्या एरोबिक एक्सरसाइजेस ब्लड प्रेशर के ऊपर असर डालती हैं? तो इमीडिएटली जब भी हम किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी में एंगेज करते हैं ना, तो हमारा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो राइज कर जाता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, वो डिक्रीज करता है या फॉल करता है। फिर बात आती है दूसरे टाइप की एक्सरसाइजेस की, यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से क्या होता है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से भी थोड़ा बहुत हार्ट रेट बढ़ता है। जिन मसल्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन के चलते उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो जा रही होती हैं वो दबती हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल इस तरह की एक्सरसाइजेस से ऊपर वाला यानी कि सिस्टोलिक और नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक, ये दोनों ही ब्लड प्रेशर इमीडिएटली एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ते हैं। कौन सी एक्सरसाइज से आपको फायदा मिलेगा? वेल, दोनों के ही अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। दोनों ही तरह की एक्सरसाइजेस से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। दोनों ही एक्सरसाइजेस से वेट लॉस होता है। दोनों ही तरह की एक्सरसाइजेस से बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव होती है और इसके साथ इंप्रूव होता है बॉडी का कंपोजिशन। बॉडी के कंपोजिशन से मेरा मतलब है फैट लॉस में मदद मिलती है। मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि कार्डियो करने से या एरोबिक एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज कैपेसिटी इंप्रूव होती है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मिलती है स्ट्रेंथ। लंबे समय तक एंड्योरेंस एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर नीचे आता है। यानी कि क्या मिलता है? हमें मिलता है ब्लड प्रेशर की बीमारी में फ़ायदा। कितना? तो लगभग 4 mmHg ऊपर वाला या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लंबे समय तक एंड्योरेंस एक्सरसाइज से या एरोबिक एक्सरसाइज से कम होता है एंड लगभग 3 mmHg के आसपास नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर
not willing to take their medicines for blood pressure and they say repeatedly that मैं तो अपना blood pressure दवा खा के ही ठीक कर लूँगा, even at the blood pressure of 160 to 170, I hope it answers it कि भैया 3 से 4 mmHg ही ब्लड प्रेशर कम होगा, कितना ही एक्सरसाइज कर लो, ऐसा भी जादू नहीं होने जा रहा है। बट येस, एक्सरसाइज की ब्लड प्रेशर के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में एक्सरसाइज दवाओं का सब्स्टिट्यूट है, बट उन दवाओं को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एरोबिक एक्सरसाइजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल अगर ख़राब है तो ऐसे लोगों में एंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज से अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? तो ट्राइग्लिसराइड्स स्पेशली बहुत अच्छे खासे कम हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक्सरसाइज करने से थोड़ा बहुत इम्प्रूव करता है। LDL कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल में थोड़े मामूली से चेंजेस आ जाते हैं। ये उन 3 सवालों के जवाब हैं जो हमसे आम तौर पे पूछे जाते हैं जब हम किसी को भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन एडवाइस करते हैं। क्वेश्चन 1, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, क्या मुझे भागने दौड़ने से फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। एक्सरसाइज करने से ट्राइग्लिसराइड्स अच्छे खासे कम होते हैं। बट अगर हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत ही बेतरकीब बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है, तो सिर्फ एक्सरसाइज करना काफ़ी नहीं रहेगा, लड़ने मत आ जाना, दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछा जाता है, मेरा HDL कोलेस्ट्रॉल कम है, क्या मुझे एक्सरसाइज से फ़ायदा होगा? हो सकता है। एक्चुअली में HDL कोलेस्ट्रॉल किसी भी दवा से बढ़ाने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर एक्सरसाइज से आपका HDL बढ़ सकता है, गो हेड, डू इट। मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, क्या अगर मैं दवा नहीं लूँ और सिर्फ मैं भागूँ दौड़ूँ, डाइट ठीक करूँ, तो क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल नॉर्मल हो जाएगा? वेल, शायद नहीं होगा। एक्सरसाइज करने से बाकी पैरामीटर्स में अच्छा फ़ायदा मिलता है, LDL में भी फ़ायदा मिलता है, बट इतना रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नहीं आएगा कि ये पैरामीटर नॉर्मल की तरफ चला जाए। एंड्योरेंस ट्रेनिंग से वेट पे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? एरोबिक एक्सरसाइजेस या एंड्योरेंस ट्रेनिंग से फैट लॉस होता है। अब इससे होगा क्या? इससे हमें वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ वेट, इन सब में ही एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं। एंड इफ़ यू लुक एट इट, यही तो वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। चलो, इतनी कहानी से ये तो पता चलता है कि एक्सरसाइजेस करनी है। कितनी एक्सरसाइज करनी है? तो ऐसा कहा जाता है कि 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेटली विगरस एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन, यानी कि 150 मिनट आपको मॉडरेटली विगरस एक्सरसाइज को हफ्ते में देना है। मॉडरेटली विगरस एक्सरसाइज क्या होती है? इसका एग्जाम्पल है ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़े, लेकिन आप फिर भी कॉन्वर्जेशन कर पाओ, आप बात कर पाओ। या हफ्ते में 3 दिन हमें करनी है कठोर एक्सरसाइज, बहुत हार्ड एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज, जिसका एग्जाम्पल है जॉगिंग। प्लस इनके अलावा क्या करना है? हफ्ते में 2 दिन देना है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एक्सरसाइजेस, ये सारी एक्टिविटी आपको एक गो में, 1 गो में ही फिनिश करनी है। इसे आप स्मॉलर क्वांटिटीज़ में थ्रू आउट द डे पूरा कर सकते हैं। अब ये बात उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते या वीकनेस की वजह से परेशान रहते हैं, जो लंबा एक्टिविटी एक बार में कैरी आउट नहीं कर सकते। एक बार में नहीं होता, कोई बात नहीं, 4-5 बार में कर लो। जो भी लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, उनमें बैठे रहने वाले लोगों के मुकाबले 30 से 50% रिस्क कम होता है हार्ट डिजीज़ के होने का। जिन लोगों की एक्सरसाइज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो उतना ही ज़्यादा लंबा जीते हैं। नीरज एक 56 साल के बैंकर हैं, यानी कि सेटिंग जॉब है। स्ट्रेस लेवल ठीक ठाक रहता है। स्ट्रेस घर का, बच्चों की पढ़ाई का, गिरते हुए बालों का, होम लोन का, मल्टीपल इश्यूज। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए ही स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट, जिसने उन्हें हार्ट का पेशेंट बना दिया। 2 साल पहले ही नीरज को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी और उन्हें 2 स्टेंट लगे। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या नीरज एक्सरसाइज कर सकते हैं? या जिन लोगों को पहले से ही हार्ट में ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं, क्या एक्सरसाइज करना उनके लिए ठीक रहता है? तो हाँ, ठीक रहता है। ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन लोगों को पहले ही हार्ट में ब्लॉकेजेस की शिकायत हो चुकी है, उनमें भी एक्सरसाइज के अच्छे खासे फ़ायदे देखे गए हैं, जैसे कि उनमें फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है, हार्ट की बीमारी से डेथ होने के चांसेस कम होते हैं, और उन लोगों में सर्वाइवल भी प्रोलॉन्ग होता है।
लेखराज एक 38 साल के मरीज़ हैं जिन्हें कुछ साल पहले ही पता चला कि उनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, मात्र 35% रह गई है। क्या लेखराज एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो हाँ, लेखराज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है जिन लोगों में हार्ट की पंपिंग कम होती है उसमें भी एक्सरसाइज, स्पेशली आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज से अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ऐसे में यानी कि हार्ट की पंपिंग कम होने पे लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ ही एडवाइस की जाती हैं। राजीव को एक्सरसाइज करनी चाहिए। नीरज और लेखराज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के हार्ट के ऊपर असर के बारे में अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स रहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट टाइप करिए और पूछिए जो भी आप जानना चाहते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आई होप दिस वॉज यूजफुल। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है उससे और लोगों को भी फायदा हो, like this video and share it with your family and your loved ones and all those who you think need this information. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज पे वीडियो बनाता हूँ। See you in the next video. Till then, take care and stay healthy.